बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आज भी हम बात करेंगे, इब्तिदा तो हम करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबलों से जो अभी तक जारी हैं। आज मुकाबला कोई नहीं है, रेस्ट डे है। कल मुकाबला होगा और कल मुकाबला हुआ। बड़ा अच्छा मैच पेशावर ज़ल्मी ने जीता और मुल्तान सुल्तान को शिकस्त हुई, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा कुछ स्टार परफॉर्मेंस हैं पाकिस्तान के ओवर द ईयर्स, उनकी परफॉर्मेंस इस PSL में खासी बुझी सी है। फास्ट बॉलर्स ख़ास तौर से और बैटर्स को भी इसमें शामिल मैं करूंगा, टॉप बैटर्स जो पाकिस्तान के हैं उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान का जो नया कोच आने वाला है, हेड कोच कौन होगा, उसके अलावा NCA के डायरेक्टर कौन आ रहे हैं, उस पर भी तफसीली बात अब आज हम करेंगे। क्योंकि कल द न्यूज़ में मुई शाह साहब सीनियर रिपोर्टर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी है बड़ी तफसीली, उनको मैं कोशिश करूँगा कि फ़ोन पर हम ले सकें और उनसे बात करें। उसके अलावा भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं। मेरा पैनल, उनका तारुफ आपसे करा दूं। मेरे दाएं जाने बैठे हैं एहसान खान साहब, नौजवान रिपोर्टर हैं, कराची से ताल्लुक़ है, निजी TV के लिए काम करते हैं, बहुत मुतहर्रिक हैं सोशल मीडिया पर भी। उसके अलावा आपको हर ग्राउंड पे नज़र आते हैं डोमेस्टिक में जहां मुमकिन हो सके। एहसान भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और अच्छा लगा आपके साथ दोबारा आकर आज। बहुत शुक्रिया, आप एक मरतबा फिर हमारी दावत पर आए। उनके साथ बैठे हैं शौकत मिर्ज़ा उर्फ लाला, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है। 154 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले और 21 सेंचुरी स्कोर की। और मुझे ऐसा लगता है कि 21 सेंचुरी बनाने के बावजूद पाकिस्तान से ना खेलने वाले शायद ये वाहिद खिलाड़ियों आजकल कोचिंग से वाबस्ता हैं। लेवल 4 कोचिंग कोर्स उन्होंने किया है और इनके बारे में ऑस्ट्रेलिया से आए हुए एक माहिर टुड बायरन ने बहुत अच्छी एक रिसर्च बनाई थी। जो ऑस्ट्रेलिया, जब वो पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया वापस पहुँचे तो उन्होंने उसको शाया भी किया था। शौकत लाला आजकल कोचिंग कर रहे हैं PTV स्पोर्ट्स। PTV की जो टीम है, क्रिकेट टीम जो हाल ही में प्रेसिडेंट्स कप की चैम्पियन बनी है, उसके भी एक कोच हैं, तो इज़ अ चैम्पियन कोच एज वेल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शौकत भाई? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, खैरियत। 154 फर्स्ट क्लास मैचेस, 21 सेंचुरीज और पाकिस्तान नहीं खेल सके, अफसोस तो होता हो? हाँ, वो तो ज़ाहिरी बात है कि ख्वाहिश तो होती है सबकी, लेकिन मैं वैसे अफसोस नहीं करता। अगर बेहतरी मेरे इसी में थी कि मैं ना खेलूँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलें ठीक है, पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस से हम शुरू करेंगे। कल मुकाबला हुआ पेशावर ज़ल्मी का और मुल्तान सुल्तान की टीम तो खासी, वैसे ही वो कहते हैं ना, जिस तरह से पंजाबी में कहते हैं थले लगी हुई है। वो पॉइंट टेबल पर भी वो आखिरी नंबर पर हैं। एक ही मैच उन्होंने जीता। समरी मैच की अभी आ जाएगी आपकी स्क्रीन पर, ये है मैच समरी। बल्कि एहसान से शुरू कर लेता हूँ क्योंकि ये सुपर लीग के मैचेस रेगुलर देख रहे हैं। एहसान, ये है मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस। 108 रन बना सकी थी, उसको आराम से पेशावर ज़ल्मी ने उसको पूरा कर लिया। काफ़ी बॉलर्स की परफॉर्मेंस भी आपके सामने। दानियाल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और दानियाल मैन ऑफ मैच की बेहतरीन खिलाड़ी भी रहे। माँ सदाकत एक दफ़ा बॉलिंग में नज़र आई उनकी जो झलक, हालांकि इससे पहले मैच में हम उनको देख चुके हैं कि बैटिंग बड़ी अच्छी करते हैं वो। तो ये है सूरत हाल मुल्तान की। तो हम क्या परफॉर्मेंस की बात करें, अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो एक ही नाम आता है, सब उसी का नाम लेते हैं, बाबर आजम। तो बाबर आजम कल आउट हो गए, बोल्ड हो गए। उनको वो नया जो लड़का है उसने आउट कर दिया। तो बाबर आजम क्या कहना चाहोगे? देखिए, बाबर आजम का जो आगाज़ हुआ था वो तो उनके ऊपर प्रेशर था कि 0 से स्टार्ट किया, फिर 1 रन बनाया, फिर 2 रन बनाए। इब्तदाई जो उनके मैचेस थे वो अच्छे नहीं रहे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने एक 46 भी बनाया, एक 56 भी नॉट आउट बनाया, 53 भी उन्होंने बनाया, 2 50s भी किए। पिछला मैच उनका अनलकी रहे, सिर्फ 8 रन बना सके। तो ओवरऑल वो थोड़ा सा अपना मोमेंटम पकड़ रहे हैं। लेकिन जैसा कि उनके जो डायरेक्टर भी हैं इंज़मामुल हक, उन्होंने कहा था कि बाबर आजम के कहीं ना कहीं दिमाग में उनके, आप कह सकते हैं कि उनके दिमाग में वो जो उनका स्ट्राइक रेट वाला मामला है ना, वो अभी तक फंसा हुआ है। वो उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर वो कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं और वहाँ पर हमें लगता है कि वो थोड़ा सा अपने ऊपर प्रेशर भी जो है वो फील कर रहे हैं। इस पूरे सीज़न में अगर आप देखें, जो 8 मैचेस उन्होंने खेले हैं, तो 109 का स्ट्राइक रेट है उनका। तो स्ट्राइक रेट पे तो बाबर कह चुके हैं, एक इंटरव्यू अभी उन्होंने रिसेंटली दिया, उन्होंने कहा स्ट्राइक रेट उनकी नज़र में नहीं होता, वो सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। और कल जो मुकाबला था उसमें स्ट्राइक रेट की इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। 109 रन का हदफ था आपके साथ। उनके अपने ही डायरेक्टर कह रहे हैं, इंज़मामुल हक साहब ही कह रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के, कि बाबर आजम के माइंड में स्ट्राइक रेट फंसा हुआ है। जो तनकीद हो रही है वो बाबर आजम के ऊपर, उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर को लेकर हो रही है। T20 का जो इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट हुई है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं खेल रहे, फैंस उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, क्रिकेटर्स उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो बाबर आजम को कहीं ना कहीं माइंड में उनकी ये चीज़ है और इस चीज़ को जब वो उससे निकलने की कोशिश करते हैं, बाज़ औक़ात अगर उनको पिच सपोर्ट नहीं करती या बैक ऑफ द माइंड जो उसकी चीज़ें
चीज़ें थॉट्स चल रही होती हैं वो उससे बाहर आने की कोशिश करते हैं, और बाजू का हमें लगता है कि बैक टू बैक उनसे वही गलतियाँ हो रही हैं और उसी तरीके से वो आउट हो रहे हैं। अच्छा शौकत साहब, आप क्योंकि कोचिंग आपका शोबा है, यू आर एन एक्सपर्ट इन कोचिंग, तो बाबर का आउट आपने अभी देखा, अभी दोबारा भी आपको दिखाते हैं, ये आउट जो हुआ इसको आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? इसके मतलब मेंटल कोई ब्लॉक है, कोई और मसला है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन का मसला है? ये देखें, ये अब आपने जैसे ये देखा ना एक चीज़, देखिए जब कोई प्लेयर, आप किसी प्लेयर को वैल्यू करते हैं, जब उसको नीचे से ऊपर लेके आते हैं, तो आपकी 25 करोड़ में से आप किसी भी प्लेयर, चाहे बाबर आजम हो चाहे कोई भी हो और प्लेयर हो, किसी को भी जब ऊपर लेके आते हैं तो इसका मतलब वो आपका नंबर 1 प्लेयर होता है। तो नंबर 1 जो भी प्लेयर होता है तो आप उसकी एक वैल्यू सेट करते हो ना कि हमारी ये प्लेयर है, इसकी वैल्यू सेट है, ये नंबर 1 कैटेगरी का प्लेयर है। तो जब आप उसको जब नंबर 1 पे सेट करते हो उसकी वैल्यू, तो आप उससे एक्सपेक्टेशन भी वही रखते हो, उसी तरह की सोच रखते हो, उस पर दबाव भी उसी तरह का डाला जाता है, और उसके लिए जो गोल सेटिंग करते हैं या टारगेट सेट करते हैं तो वो भी उसी लेवल के होते हैं, यानी मैच विन विन पोजीशन के ऊपर ही वो देखा और समझा जा रहा होता है। अब होता क्या है कि जब वो इस लेवल पे आप आया होता है कोई प्लेयर, तो इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क में या जिस मुल्क का भी इस लेवल का प्लेयर हो, अपने मुल्क का बेस्ट प्लेयर है। यानी टेक्निकल इशू उसके अंदर कोई नहीं है, बेहतरीन टेक्निक आपके मुल्क में जिस प्लेयर की है, तभी आपने नंबर 1 वैल्यू के ऊपर उसको ला के रखा। इसका मतलब वो टेक्निकली फिज़िकली नंबर 1 के ऊपर है। अब जब वो नंबर 1 के ऊपर वो आ गया और आपने उसको दिया, तो उस वक्त वो ईगर टू प्ले था, ईगर टू परफॉर्मेंस है, यानी कि उसको परफॉर्मेंस की एक भूख थी। और उसके वक्त उस वक्त आप लोग या सारे लोग ये हर वक्त नहीं कर रहे थे कि बाबर 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 ही रन करे, बाबर ही रन करे, बाबर क्यों नहीं कर रहा, इतना उसके दिमाग पे दबाव नहीं था। नतीजा क्या था कि वो उसके हाथ पैर, अपने जो फिज़िकल है, उसके लीवर्स हैं, उसकी जो बॉडी मूवमेंट है, उसकी जो मैकेनिक्स हैं, वो सब अपनी जगह उसके दिमाग के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और वो बेहतरीन तरीके से अपनी जो चीज़ भी वो सोचता था, जो उसके मसल मेमोरी में थी, वो अपनी मसल हैबिट को शिफ्ट कर रहा था। यानी उसके नर्वस सिस्टम जो है वो उसका साथ दे रहे थे, और वो प्रॉपर उस तरीके से उसको एंजॉय कर रहा था। लेकिन जब बाय द टाइम आपने देखा होगा, इंसान फिज़िकली भी थकता है और मेंटली भी थकता है। यानी आप एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हाथ में एक भारी हथौड़ा लेके आप काम करना शुरू करें और किसी दीवार पे आप हथौड़े मारें, तो शुरू में आपको ऐसा लगेगा आप में बहुत एनर्जी है, और आप 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 मरतबा आप हथौड़ा दीवार पे मार देंगे। लेकिन ऐसा ऐसा अगर वही काम में आकर मुस्तकिल लगे और आपके ऊपर जब दबाव आना शुरू होता है, तो क्या होता है, हाथ छल हो जाता है, हाथ थक के लटक जाता है। इसी तरह से दिमाग पे भी दबाव आता है कि आप ही नहीं करना है, आप ही नहीं करना है, आप ही नंबर 1 हो। वो इतना ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है आदमी, इतना ओवरलोड हो जाता है कि उसकी बॉडी और दिमाग का अपना जो कोऑर्डिनेशन है वही लूज़ कर देता है। जब मसल उसकी मेमोरी उसके मसल हैबिट को मैसेज फास्ट दे रही है, तो वो मसल हैबिट स्लो हो रही है। जब मसल हैबिट तेज़ जा रही है तो मसल मेमोरी स्लो आ रही है। इसका इलाज जो है ना, एक्टिव रिकवरी बहुत ज़रूरी है। इसमें एक्टिव रिकवरी चाहिए होती है। एक तो होता है रेस्ट, यानी अगर आप फिज़िकली टायर्ड हो गए तो आप रिकवरी के लिए रेस्ट करते हैं। रेस्ट के अंदर भी होता है कि आप नींद कितने टाइम कर रहे हैं, किस टाइम कर रहे हैं, उसके भी एक अलग अलग आवर्स होते हैं कि किसी आवर्स में आप 2 घंटे के बराबर नींद मिलती है, किसी आवर में आपको 1 घंटे के बराबर आपको तो नींद कभी मिली नहीं मुझे। हाँ, मैंने ये सुना। तो एक तो वो तो है, उससे तो आप अपनी फिज़िकली पूरी कर लेते हो। लेकिन दूसरी होती है मेंटली रेस्ट। मेंटली रेस्ट के लिए होता है कि अगर आप बिल्कुल छोड़ के आराम करने चले जाएंगे तो आपकी मसल हैबिट पे फ़र्क पड़ेगा। तो नतीजा क्या होता है कि आपको एक्टिव रेस्ट में जाना पड़ता है, यानी कि डिफरेंट इस माहौल के अंदर जहाँ आपके ऊपर लोग बार बार दबाव न डालें इस चीज़ का कि आपसे कोई बार बार परफॉर्मेंस करना पूछे। दूसरी अहम बात ये होती है कि आपके पास मुस्तकिल एक ही टॉपिक है। कितने साल हो गए, कितने साल से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि जो नंबर 1 वैल्यू का प्लेयर है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा जो आपने जिस वजह से उसको वैल्यू दिया हुआ है। तो जाहिर बात है कि उसको कवर करने के लिए आपके पास नंबर 2 नंबर 3 कोई बैकअप होने चाहिए, और बाबर आजम होने चाहिए, और हीरोज़ होने चाहिए। तो आपके पास क्योंकि हीरोज़ की भी कमी, उन्हें ये पता है कि कोई और है नहीं, मैं ही हूँ, तो वो दबाव नहीं हट रहा। चलें, आप डोमेस्टिक क्रिकेट भी करते हैं, बाबर आजम जैसा नहीं लेकिन
कुछ प्लेयर्स तो ऐसे नज़र आए होंगे, आपको इस सीज़न में भी देखा होगा, कुछ है ऐसा, कुछ ऐसा मटेरियल है नीचे? देखिए बहुत सारे प्लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं और उनके ऊपर अगर हम काम करें तो मुस्तकबिल में हमें पाकिस्तान टीम के लिए बहुत लंबे अरसे तक वो सर्व कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बात की रेस्ट वाली, तो रेस्ट तो अगर वो करना चाहें, और फिर वो आपने नसीम शाह का वो शुरू ज़माना उनका एक उनकी जो बात सुनी थी कि खिलाड़ी जो है वो हमारे यहाँ रेस्ट नहीं करना चाहते, वो उन्हें लगता है अगर मैंने रेस्ट किया तो फिर रेस्ट इन पीस वाला मामला हो जाएगा। ये नसीम शाह ने ऑन एयर एक जगह पर इंटरव्यू के दौरान कहा हुआ है। तो खिलाड़ी जब ये इस सोच के साथ जब टीम में रहेंगे, अगर उनसे नहीं परफॉर्म हो रहा, वो जगह भी नहीं छोड़ना चाह रहे, पीछे जो लड़के तैयार हैं उनको मौके भी नहीं मिल रहे। आप हालिया आपके सामने मिसाल है कामरान गुलाम की, कितने लंबे अरसे से वो सर्व कर रहा था, अभी जाकर उसको मौका मिला है। साजिदा फरहान कितने लंबे अरसे सर्व करता हुआ आ रहा है, कितने लंबे अरसे से ऊपर टॉपर है वो डोमेस्टिक का, उसको प्रॉपर उस तरीके से जगह नहीं मिली थी, अभी जाकर उसको मौका मिला। इस तरीके से बेशुमार हसीबुल्लाह आपको लड़के को देख लें, कितने अरसे से वो परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, उसको उस तरीके से मौका नहीं मिल रहा। हालिया अपने अभी PSL में देख लें, हमारे एक माइंडसेट ये भी है कि आप देखें जो इमर्जिंग लड़के अभी आए हैं, 6 की 6 टीमों ने उन्हें नईम के अलावा और उबैद शाह के अलावा बाकी उनको कितने मौके मिले। तो हम शायद वो उस कौम में या उस एक पूरा एक माहौल ऐसा बना हुआ है हमारे यहाँ कि हम लोग नए लड़कों को आजमाने में डरते हैं, पुराने वालों को रेस्ट करवाने में डरते हैं कि वो नाराज़ ना हो जाए, और अगर ये आया तो ये परफॉर्म शायद कर ना जाए। 2 तरह की सोच होती है, परफॉर्म कर गया तो जगह भी ले लेगा, ना परफॉर्म किया तो प्रेशर आएगा लोगों का कि किस तरीके का लड़का आप लेकर आ गए। तो एक जो आपने प्रोग्राम शुरू से पहले बात की थी, जो एकेडमीज़ वाला मामला हो रहा है, शुरू अगर हो जाता है तो शायद ये जो खला है, पीछे बैकअप आपके पास तैयार नहीं है, पीछे आपके पास लड़के तैयार नहीं है, शायद अगर वो चीज़ हो जाती है, एकेडमीज़ होती हैं, लड़कों को वहाँ पर तैयार किया जाता है, उनके ऊपर साल मेहनत की जाती है, तो ये जब लड़के अगर रेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे, डोमेस्टिक भी वापस जाएंगे, पीछे बेंच आपके पास तैयार है, वो आप आएंगे खेलेंगे, उनमें से कोई अगर परफॉर्म नहीं करता वो वापस डोमेस्टिक में जाएगा। तो एक पूरा एक सिस्टम अगर होगा तो ना बाबर आजम के ऊपर प्रेशर होगा और ना इस तरह की सूरत हाल में सामना जिस तरह एहसान ने बात की एकेडमीज़ की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 एकेडमीज़ फाल करने का ये प्लान बनाया है। लाहौर है, मुल्तान है, कराची है, और उसमें एक पूरा सेटअप होगा नीचे से ऊपर तक, यानी फ्रॉम अंडर 13 टू अंडर 19 एक ही सिलेबस का प्लान बनाया जा रहा है। पूरा एक प्लान है जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आएगा, हम भी शेयर करेंगे, हम भी आज इस पर बात करेंगे। थोड़ी सी साइम अयूब एक नौजवान प्लेयर है, उसके बारे में कल के प्रोग्राम में हमने बात की, तो महमूद हामिद बड़े काबिल वो भी कोच हैं, उनके मुताबिक, और बल्कि महमूद हामिद नहीं, उनके मतलब उन्हीं की टीम के मुश्ताक अहमद ये बात कह चुके हैं, जो मैंने महमूद साहब से पूछा भी था, कि साइम के पास मैच प्रैक्टिस नहीं है। वो इंजरी से आया, सीधा नेट किया उसने और वो सीधा खेलने आ गया। कल तो वो अच्छा खेले, इससे पहले भी एक मैच में उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। मैच प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है साइम अयूब को नज़र में रखते हुए बताइए। असल में जो मैच प्रैक्टिस है, यही प्रेशर को अपने अंदर जज्ब करने का आपको वो देती है, तरबियत देती है। तो अगर आप मिसाल के तौर के ऊपर हम ये 20 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं इस वक्त, अगर आप 20 ओवर की क्रिकेट से ही तमाम सारे वो निकाल लेंगे तजिए कि 20 ओवर की क्रिकेट से मिसाल के तौर पे कि 6 ओवर से लगाएं तो एक बॉलर को 2400 बॉलिंग करनी है। एक बैट्समैन फ़र्ज़ करें कि अगर 4 ओवर खेलता है, 40 रन करता है, तो हम उसकी वाह करने शुरू कर देते हैं कि ये बेहतरीन। तो असल में यहीं से गलती शुरू हो जाती है। जैसे होता है ना, सिंगल रोल आप परफॉर्मेंस हुई ना, एक फॉर्मेट हो गया 20 ओवर। अभी अगर वो परफॉर्मेंस को अगर हमारे पास ऐसा सिस्टम हो कि अब उसको आप वनडे क्रिकेट 50 ओवर वाली क्रिकेट में भी चेक करें, उसके बाद 4 डे वाली क्रिकेट में भी चेक करें, और हर छन्नी से उसको छानते हुए अगर चले आएँ, और सारे फॉर्मेट के अंदर कि ये 360 ओवर वाली क्रिकेट के अंदर इसने कितने ओवर कराए, कितनी लंबी बैटिंग की, किस सिचुएशन में क्या किया, तो वो जो एक छन्नी से छान के प्रोसेस होता है जिसकी ये बात कर रहे थे एकेडमी भी एक वही छन्नी होती है जिससे छानते हैं। होता है ना कि अगर प्लेयर अगर होगा तुम नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही वाला, तो जब एक के पीछे एक इस तरह से होगा कि अगर ये एक साइम अयूब आया है और इसको मैच प्रैक्टिस नहीं है और 20 ओवर की क्रिकेट खेल, तो आप उसको उस प्रोसेस में डालें, जाके ऊपर वो 360 वाले ओवर के अंदर भी 4 दिन में बताए कि कहाँ पे खड़ा है, सारा दिन वाले मैच में भी बताए। नहीं ठीक है, इनका दोनों शुरका का मेरा कहना यह है कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें टाइम टू टाइम लड़कों को गेज किया जाए, उनको, और जो ऊपर लड़के खेल रहे हैं उनकी रिप्लेसमेंट मौसर अंदाज में तैयार की जाए। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काम कर रहा है, मैंने आपको इतला भी दी, और मज़ीद भी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
देख रहे हैं सिली पॉइंट, मेरे साथ मौजूद हैं एहसान खान और शौकत मिर्ज़ा। एहसान, ये बताओ साइम अयूब के हवाले से, मतलब एटीट्यूड में कोई मसला है? सीधी बात मैं करूँगा यार, एटीट्यूड में मुझे प्रॉब्लम लगती है। मतलब साइम जिस तरह से एटीट्यूड अब है उसका, T20 खेले वो, इंग्लैंड में रहे वो, तो पीसीबी ने रखा था उनको महीने से ज़्यादा, लेकिन जब वो वापस आए फिर वो अपने पर्सनल ट्रेनर के साथ करते रहे। कहीं आपको क्या प्रॉब्लम नज़र आती है? इनकन्सिस्टेंसी की वजह क्या है? देखिए, जो भी खिलाड़ी आता है, जो पहले से ड्रेसिंग रूम का एक माहौल है, उस माहौल से वो सीखता है। शुरू में तो आता है वो अपने हिसाब से अपनी क्रिकेट जो चीज़ें जो होती हैं उसको बेहतर करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे जो एक माहौल आपको पता है पिछले 4-5 साल से टीम का एक एनवायरनमेंट बना हुआ है, कुछ इधर खिलाड़ी कुछ उधर खिलाड़ी, तो वो उसका भी पार्ट लाजमी सी बात है बना। और जो जिस तरीके से उसका एक सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड्स चलना शुरू हुए, चीज़ें चलना शुरू हुई, तो जब वो चीज़ें होती हैं तो फिर आपको पता है खिलाड़ियों के जो एक माइंडसेट होता है, जो उनकी सोच होती है, वो शायद उस चीज़ जिस चीज़ पर फोकस करना चाहिए जो कि असल चीज़ है वो क्रिकेट है, उससे हटकर डाइवर्ट होकर अदर चीज़ों पर जाती है और फिर आपका आता है परफॉर्मेंस के ऊपर खिलाफ, वहाँ आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती। इसमें भी अगर आप देखें जो आगाज़ उन्होंने 50 से किया, लेकिन उसके बाद 6 मैचेस में लगातार वो डबल फिगर में शामिल हैं। 2 रन बनाए, 1 रन बनाया, 5 बनाया, 6 बनाए, 4 रन बनाए। पिछले मैच में वो 49 करके, लेकिन इजी मैच था क्योंकि सामने मैच था, आपको पता है आप विन करने जा रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं था, तो वहाँ पर आपसे रन बने हैं। तो वो सारी चीज़ें काउंट हो रही हैं। और जिस तरीके से आपने बात की उनकी इंजरी की, आप अंदाज़ा लगाएं, इतनी बड़ी इंजरी हुई, इतना बड़ा मामला हुआ और आप डायरेक्ट आके आपके पास ना कोई मैच प्रैक्टिस है, ना आपने कोई मैच खेला, ना आपने कहीं पर मैच किसी लेवल का भी आपने फिटनेस टेस्ट तो नहीं हुआ। हाँ, किसी लेवल का भी टेस्ट हुआ है कि पीसीबी हमें इत्तला नहीं दी गई इसकी? पीसीबी ने के कुछ लोगों ने गए थे और वहाँ पर पेशावर ज़ल्मी के साथ उनके मामला हुए थे और फिर उन्होंने इनिशियली उन्होंने टेस्ट लिया उसका, उन्होंने गोएड किया, फिर पेशावर ज़ल्मी के पास गए, पेशावर ज़ल्मी ने इनको वहाँ इस्लामाबाद में उनको चेक किया, उसके बाद उनको मैच में लेकर आए। अच्छी बात है कि वो दोबारा, शुक्र है, अच्छी बात है कि उनकी इंजरी दोबारा से नहीं हुई, वो खेल रहे हैं, मुसलसल खेल रहे हैं। लेकिन इस तरह की इंजरीज़ में जब आप खिलाड़ी को लेकर आए तो एक बहुत बड़ा नुकसान है। माजी में शाहीन शाह की सूरत में हम बर्दाश्त कर चुके हैं वर्ल्ड कप में, जब आपको याद होगा जब वो लास्ट में इंजर्ड हो गए थे, रन्स पड़े थे और मैच से बाहर चले गए थे। तो ये इस तरह की अगर प्रैक्टिसेस होंगी, खिलाड़ी इतनी बड़ी इंजरी के बाद वो वापस आएंगे और डायरेक्ट आकर खेलना शुरू कर देंगे, वो भी फ्रेंचाइज के ज़ोर के ऊपर या फिर उनके लोगों के ज़ोर के ऊपर, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छी मिसाल नहीं है, एक अच्छी एग्जाम्पल नहीं है। क्योंकि वो हमारा सरमाया है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए पिछले कुछ टाइम से आ रहे हैं, लेकिन अगर मैच प्रैक्टिस उनकी होती है तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता, वो ज़्यादा बेहतर रहता। चलें, साइम की बात तो हो गई, अब बॉलर्स की तरफ आते हैं शौकत साहब। 2 पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो कल के मुकाबले में आपको नज़र आए, कल से गुज़िश्ता मतलब परसों के मुकाबले में नज़र आए, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ। एक ने 40 रन दिए, एक ने 41 रन दिए 3 ओवर के अंदर, और जो मार पड़ी है कराची किंग्स ने, जो इनको मतलब ये ऑर्डिनरी बॉलर्स लग रहे थे। बॉलर्स में आपको क्या नज़र आता है? फिटनेस की कमी है, भूख कम है? देखिए, क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट तो नाम एक खेल का है, लेकिन बैटिंग एक अलग खेल है, बॉलिंग एक अलग खेल है, फील्डिंग एक अलग खेल है। लेकिन ख़ास तौर से जो फास्ट बॉलिंग का खेल है, इसके अंदर लगातार आपकी जो अपनी फ़िज़िकल फिटनेस होती है, जो एक बॉडी की इलास्टिसिटी होती है इंसान की, जो एज के हिसाब से भी चल रही होती है, और आप इस डिपेंड कर रहा होता है कि आपका जो वार्म अप आप कितनी है, आपकी बॉडी अंदर से आपके जज्बात और खून कितना गर्म है और वो आपकी बॉडी को साथ दे रहा है, क्योंकि उसमें लगातार ज़ोर लगाना पड़ता है। अगर उसमें कहीं रिलैक्सेशन आ जाए किसी मुकाम पे, चाहे वो आपकी एज बढ़ने के हिसाब से आ जाए, चाहे आपकी आराम तलबी की वजह से आ जाए, कम मेहनत और प्रैक्टिस की वजह से आ जाए, या आपकी थकावट की वजह से आ जाए, उसमें किसी किस्म का भी आपकी बॉडी के वार्म अप में, आपकी बॉडी की जज्बात और खून की गर्मी में कमी आ जाए, तो वो जो टारगेट है उस पर लगाना पड़ता है ज़ोर। क्योंकि जितने आप बड़े टारगेट की तरफ जाएंगे, अगर आप अपने आप को वैल्यू करते हैं नंबर 1, तो नंबर 1 का कंपटीशन आपका दुनिया के नंबर 1 से, तो वो आप पे जिस तरह का प्रेशर नंबर 1 बैट्समैन दुनिया के सामने आके डाल रहे हैं, आप उतनी गर्मी अब पहले की तरह अपने में फ़ील कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं कर रहे तो आप अपना तजिया करें जाकर कि आपको फ़िज़िकल प्रिपरेशन की ज़रूरत है, आपको कोई मेडिकल की ज़रूरत है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, या मज़ीद तैयारी की ज़रूरत है। आप कहीं ज़्यादा जब आप रेस्ट ले लेते हैं, ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, ज़्यादा आपको चीज़ें मिल जाती हैं, और आप देखते हैं कि मेरे पीछे और कोई है भी नहीं, मैं ही नंबर 1 हूँ, तो आपके जिस्म में और दिमाग में जो वो तेज़ी होती है, जो गरमाइश होती है, वो आपका साथ नहीं देती, जिससे आपकी जो बॉडी की इलास्टिसिटी है उस पर फ़र्क आता है। आप समझ तो रहे होते हो कि मैं बहुत तगड़ा हूँ, लेकिन खाली तगड़ा होना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि ये खेल है पावर का। पावर डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर,
आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की, आपकी इलास्टिसिटी की, हर चीज़ की स्पीड पर अच्छा, ये डिपेंड तो कर बात रहा आप करें ये सिंपल अल्फाज ये हैं। है कि नहीं है इसके अंदर। सिंपल जबान में अगर आप हाँ। कहें, एक लाइन पर बॉल नहीं कर सके वो, उनको विकेट के चारों तरफ उनको छक्के लगे। ये सारी चीज़ें जो असेसमेंट कौन उनकी कर रहा है, या खुद कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, ये देखें तो कि ये इनको कहाँ पे ये चीज़ की कमी महसूस हो रही, किस चीज़ की कमी हो रही। अच्छा, इसमें एक इशू ये भी है कि सुनना भी नहीं चाहते मास्टर के साथ। जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हो गए हैं, वो शायद वो जो कोचेस उनको बताते हैं, तो वो कोचेस खुद कहते हैं कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, मुझे सब पता है। तो ये वाला मामला भी हमारे खिलाड़ियों के साथ मौजूद है। वो ना सुनना चाहते हैं, उन्हें लगता है उन्होंने सब कुछ सीख लिया है, सब कुछ उन्हें आ गया है, और रिज़ल्ट फिर हमें ये मिल रहा है। पिछले 2-3 साल से आपकी फास्ट बॉलिंग जो आपका स्क्वाड है, जो आपका फास्ट बॉलर्स हैं, उनको लीड कर रहे हैं शाहीन, हारिस उनको लीड कर रहे हैं, नसीम शाह उनके साथ हैं। पिछले 2-3 साल में इन्होंने कितने मैचेस जितवाए, कितनी सीरीज़ इन्होंने जितवाई हैं, हमें कहाँ पर इन्होंने हमें लीड किया है। जितने बड़े आईसीसी इवेंट्स हुए हैं, एशिया कप हुए हैं, हम सब में नीचे हैं। मासवाई ऑस्ट्रेलिया वाले हम सब में नीचे। तो हमारे बॉलर्स ने कहीं पर भी हमें वहाँ उनकी परफॉर्मेंसेस नज़र नहीं आई। तो जो बात इन्होंने की है, क्या वो सीख रहे हैं, क्या वो अपनी गलतियों के ऊपर किसी से बात कर रहे हैं? इंटरेक्शन देखा, बहुत छोटा सा इंटरेक्शन था आफ्टर द मैच वर्सेस कराची किंग्स। उनके एटीट्यूड आपको ठीक लगा? क्योंकि सोशल मीडिया इज बहुत ज़्यादा नाराज़ है। मैंने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में उनका आपको याद होगा, जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी यहाँ मैच हुआ था पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, तो शाहीन शाह अफरीदी ऊपर आए थे, जो ऊपर हमारी बात हुई थी उनसे। तो हमने उनसे सवाल किया, आपकी परफॉर्मेंसेस बेहतर नहीं है, आपकी जो स्पीड है वो कम होती जा रही है, आप विकेट नहीं ले पा रहे, आपका आखिरी जो स्पेल होता है वहाँ आपको रन्स पड़ते हैं। तो बजाय इसके कि वो कहते हैं कि हाँ ये मुझे अंदाज़ा है मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या मुझसे बॉलिंग उस तरीके से नहीं हो रही, उल्टा हमें वो कह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए। मैं काफ़ी अच्छे से ये सोच रहा हूँ, आप लोगों को ये मैसेज दूँ, आप लोगों को ये पैगाम दूँ, आप लोग पॉजिटिव बातें करें, अच्छी अच्छी बातें करें, क्रिकेट एक एंटरटेनमेंट है, ये वो हमें इन रिटर्न हमें बता रहे हैं, बजाय इसके कि हमें स्टैट से कहते हैं कि नहीं आप यहाँ पर गलत हैं, मेरी इतनी विकेट है, आप रन दिए उन्होंने एक ओवर में, तो वो मैच पलट गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सुनना नहीं चाह रहे, वो अपनी गलती या उनकी जो परफॉर्मेंस है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। 48 रन आपको याद होगा विराट कोहली भी के अगेंस्ट भी थे, ऐसी 18 बॉलें थी, वहाँ पर भी यही थे, वहाँ पर भी चेज हुए। इरफान नियाजी पिछले इस मैच और पिछले मैच के से पहले वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन उन्होंने उससे भी रन्स बनवाए और अपने होम ग्राउंड में बनवाए। और उसके बाद जब फिर पोस्ट मैच उनका इंटरव्यू हुआ, और वो वहाँ पर भी 3-4 सवाल हुए उनसे, टेक्निकल सवाल हुए कि कहाँ गलती हुई, कहाँ पिच रीड करने में मसला हुआ, क्या उस वक्त आपके थॉट। किसी एक सवाल का भी सीधा जवाब नहीं था कि ये गलती हुई, ये बॉल करना। अफरीदी का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है, इस वजह से शायद मीडिया भी इतना ज़्यादा उनको, मुझे ऐसा लगता है, क्रिटिसाइज नहीं करता। लेकिन कल तो शाहिद अफरीदी भी कह गए, मैं उनको टीवी पर सुन रहा था, शाहिद अफरीदी ने कहा कि भाई जैसी बॉलिंग वो कर रहे थे, मतलब दिमाग का इस्तेमाल तो उनको नज़र नहीं आया। मैच अवेयरनेस की कमी एक, और दूसरा उन्होंने कहा इनको अब रेस्ट देना होगा, शाहीन को और हारिस रऊफ। शाहिद अफरीदी की बात बिल्कुल दुरुस्त का है, और उनका रेस्ट बनता है। आज नहीं बनता, ये तो उन्होंने शायद लेट कह दिया, बहुत पहले उनका रेस्ट बनता था, लेकिन वो फिर वही इशू है कि वो रेस्ट कौन करता है यहाँ पर। क्या कोई खिलाड़ी रेस्ट करना चाहता है? जी जी, यही बात बीच में सॉरी कि अभी जैसे हम थोड़ी देर पहले बाबर आजम की भी बात कर रहे थे कि अभी जो आपने शॉट दिखाया था कल बोल्ड होने वाला, तो बाबर आजम का भी अभी जो मैंने देखा इसके अंदर वो यही था कि टेक्निकल कोई फॉल्ट नहीं है, बेस्ट प्लेयर टेक्निकली, तभी तो यहाँ तक पहुँचा। लेकिन क्योंकि दिमाग का कोऑर्डिनेशन जो है वो साथ बॉडी के काम नहीं कर रहा। आपने देखा होगा पैर उसका किसी पुरानी, अब उसमें देखें जब ये फॉर्म में था, यही शॉट जिस पे बोल्ड हुआ इसी बॉल के ऊपर, उसका पैर इतना आगे होता था और पैर के साथ उसका हाथ चल रहा होता था। अभी आप देखें कि उसका कोऑर्डिनेशन ख़राब होने की वजह से आप देखें पैर उसका पीछे था, हाथ आगे था। तो बहुत सारी जगह जो कभी भी एल्वेबली हो रहा है। शाहीन का प्रॉब्लम बताइए ना बाबर। तो शाहीन का भी यही है, इसी तरह होता है कि ये फॉलो थ्रू के अंदर या बॉल लोड करने में, या आप जो फ्रंट फुट स्ट्राइड मार रहे होते हैं तो ज़रा सा फ़र्क आता है। अगर आपकी वो स्ट्रेंथन अगर टांग जो है ना, जब आप जोश में होते परफॉर्म करने के, उसके अंदर एक अलग पता लगता है कि आपके उस पैर में पावर है। लेकिन जिस वक्त आप कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, आप टेक्निकली शाहीन और बाबर का आपके ख्याल में फ्लॉ एक ही है, मतलब मेंटली थके हुए, स्लो हो गए या रिलैक्स हो गए या थक गए या इतना गर्म जोशी से जो काम करना चाहिए वो शायद नहीं कर पा रहे। अगर वो अपने अंदर वही चीज़ जिससे वो आए थे शुरू के अंदर, वही चीज़ को दोबारा उजागर करें और अपने आप को वही समझें कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो दूसरा, पहले तो सोचना पड़ेगा, पहले तो समझना पड़ेगा। तो अगर वो जो प्रेजेंटर थे
उनकी बात उनको अच्छी लगी तो डेविड वार्नर भी उनका आज अखबार ने छपी डेविड वार्नर की वो स्टेटमेंट कि उन्होंने विकेट के हिसाब से विकेट भी मिसरीड की लाहौर कलंदर्स ने। मुझे भी उनका स्टेटमेंट समझ में नहीं आया कि क्या स्टेटमेंट था, या तो ये जानबूझकर था, और अगर जानबूझकर नहीं था तो इतना सीनियर लेवल का जो खिलाड़ी है, कप्तान है, वो पिच को बिल्कुल रीड ही नहीं कर पाया। और इस तरह का मतलब मुझे ये स्टेटमेंट उनका समझ में नहीं आया। अब पीछे बैक ऑफ द माइंड क्या उनके जहन में चल रहा था, या तो वो डेविड वार्नर को जो है इस तरीके की बात करके उनको शायद उनको घुमाना चाहते या उनको फंसाना चाहते उनकी टीम को, शायद ये सोच थी। और अगर ये नहीं थी, पिच वो रीड नहीं कर पाए, तो फिर तो अफसोस ही किया जा सकता है। चलें, ये मौजूआत बहुत सारे हैं, अब आगे चलता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोच की दरख्वास्त मांगी थी, बहुत सारे लोगों ने कोच के लिए दरख्वास्त दी है। उसके अलावा हाई परफॉर्मेंस सेंटर का कौन निगरान होगा, उसके लिए भी दरख्वास्तें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मांगी थी। तो उस हवाले से द न्यूज़ में कल मुई शाह साहब, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे मोहतरम हैं, उन्होंने एक स्टोरी लिखी, उसके अंदर काफ़ी इस हवाले से तफसीलात हैं। तो मुई शाह साहब से उस स्टोरी पे बात करूँगा, उसके अलावा भी बहुत सारे मौजूआत हैं। मुई शाह साहब ने हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मुई शाह साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम आसिफ, आप खैरियत से जी? बिल्कुल खैरियत से, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कल स्टोरी में आपने इस हवाले से लिखा है कि कोचेज़ के लिए बहुत सारे लोगों ने दरख्वास्त दी, जिसमें फ़ॉरेन भी हैं और लोकल कोचेज़ भी हैं। तो आप अगर इसको सम अप कर सकें कि कौन आपको लग रहा है कि इस दौड़ में आगे निकल जाएगा एज कोच ऑफ पाकिस्तान नेशनल टीम? देखें, जब भी इस तरह की वैकेंसी होती है या हेड कोच की जॉब होती है, तो जो हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये इंटरेस्टेड तो ज़रूर होता है, बड़ा इंटरेस्ट शो करता है कि कोई फॉरेन कोच, अच्छा नाम, माना जाना जिसका नाम हो, काम अच्छा हो, उस तरह का कोई हायर कर ले। और आप रिसेंटली देखें तो हायर किए भी हैं उन्होंने, बड़े अच्छे कोचेस किए हैं। फिर कोई ज़्यादा देर रह नहीं सके, गैरी गस्टन हो, गिलेस्पी हो, उसके बाद पहले मिकी आर्थर हो, ये सारे कोचेज आए हैं। और इस दफ़ा भी इंटरेस्ट तो ज़रूर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि कोई फॉरेन कोच वो हायर करें, फॉरेन नेम हायर करें, ऐसा नाम हायर करें कि जिसका कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, फ्रेंचाइज के साथ वो काम करता रहा हो, या और उसकी कोई कोचिंग एक्सपर्टीज हो। तो उसी सिलसिले में माइक हैसन का नाम तो चल रहा है, आपको पता है, जरूर चल रहा है। लेकिन बात ये है कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कोच हैं, उन्होंने अपनी बहुत ज्यादा उन्होंने अपनी कंडीशंस रखी हैं। कोई ऐसा सुनने को मिल रहा है, और मेरे जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि वो ठीक ठाक हद तक अपने अपने पावर्स जाते हैं, वो सिलेक्शन में अपना हिस्सा चाहते हैं, वो मैनेजमेंट में, टीम की मैनेजमेंट में अपना हिस्सा चाहते हैं। और ये सारी चीजें जब आप इतनी पावर्स दे देंगे किसी एक मखसूस किसी एक हेड कोच को, तो फिर आपको उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर इसी तरह पहले भी हमारे साथ हुआ कि हमने फॉरेन कोच, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कि हमने फॉरेन कोच हायर किए, वो ज्यादा कोई इफेक्टिव रोल प्ले न कर सके, या उन्होंने अगर करना भी चाहा तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हायर से उनकी बनी नहीं। तो इस तरह वो बहुत कम अरसे में वो ड्राइंग पाकिस्तान की और पाकिस्तान की जो फॉरेन कोचेज हैं उनकी जुदा हो जाएगी। चलें, अब तो आगे आने वाले दिनों में इसका फैसला हो जाएगा। और आपने ये भी लिखा है कि मोहसिन नकवी साहब शायद मुल्क से बाहर हैं, तो वो आ जाएंगे तो इस पर फैसला हो जाएगा। थोड़ा सा पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से हम बात भी कर रहे थे, तो हमने बॉलिंग के ऊपर बात की। शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग जैसी चल रही है, हारिस रऊफ की बॉलिंग कैसी चल रही है, आप क्या वजह समझते हैं ये बच्चे जो स्टार रहे हैं पाकिस्तान के, आजकल परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है? देखें, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे जो एक यंगस्टर आता है और पाकिस्तान की टीम में आता है, और वो इतना पोटेंशियल, इतना टैलेंट उसके पास होता है कि वो ये लगता है कि अगले 4-5 साल में इसने पूरे वर्ल्ड में एक अपना लोहा मनवा लेना है, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस शो करेंगे। लेकिन वो समझ नहीं आती कि जब 4-5 साल गुजरने के बाद इंस्टेड ऑफ गेटिंग बेटर, वो नीचे की तरफ उनका जाना सवाल शुरू हो जाता है। वो परफॉर्मेंस जो एज अ यंगस्टर वो आते हैं और पोटेंशियल वो नजर आता है, उसको इनहेंस करने के बावजूद वो उल्टा मतलब है नेगेटिविटी पे चले जाते हैं। उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं रहती, उनकी फिजिकल जो अपीयरेंस है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, मेहनत कम हो जाती है, उनका जो परफॉर्मेंस है वो उसमें वो चीज नजर नहीं आती, एक फोकस जो होता है वो नजर नहीं आता। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान की क्रिकेट में। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट हमेशा पाकिस्तान की, जो आप प्रीवियसली देख लें, मैं तो
खैर अरसा दराज से पाकिस्तान की क्रिकेट को फॉलो करता हूँ। आप 90s की क्रिकेट देख लें, आप 80s की क्रिकेट देख लें, फिर अर्ली 2000 की देख लें, जो एक्सेप्शनल टैलेंट पाकिस्तान की टीम में आया उसने बहुत इंप्रूव किया, बहुत बेहतरी की तरफ गया। लेकिन यहाँ आपने जिस तरह शहीनशाह अफरीदी की बात की, शहीनशाह अफरीदी को तो इस वक्त पूरे मैं कहता हूँ वर्ल्ड में टॉप का बॉलर होना चाहिए था। ये स्टार्क लेवल का टैलेंट था इनका जब ये पाकिस्तान की टीम में मर्ज हुए, पाकिस्तान की होराइजन पे, ये पाकिस्तान के इंटरनेशनल होराइजन पे पाकिस्तान के लिए आए। लेकिन वो इनमें वो चीज, वो डेप्थ इंप्रूव करना और अपने आप को मनवाना, वो चीज बिल्कुल मिसिंग। आप उस दिन के मैच को देखें कि इरफान खान न्याजी ने 21 रन बनाए एक ओवर में शहीनशाह अफरीदी के, और वो पूरा मैच, वो पूरा कंप्लेक्शन ऑफ द मैच चेंज हो गया कराची के लिए शहीनशाह अफरीदी की उस ओवर की वजह से। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जो खासकर ये मेगा स्टार होते हैं, जिनको हम समझते हैं कि ये मेगा स्टार हैं, उनमें वो मैच्योरिटी नहीं आती जिसकी जरूरत है। ये मैच्योर होना पड़ता है, अपने आप को हम्बल रह के मैच्योर होना पड़ता है। और वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे मुल्क में जो क्रिकेटर ऊपर लेवल पे आता है उसमें वो मेहनत का जज्बा नहीं रहता जो हम शुरू में देखते हैं कि वो मेहनत करके पाकिस्तान टीम में वो आया हो। ठीक है मोहित शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन इन किया और इतनी मुफीद बातें आपने बताई। मोहित शाह साहब वो हैं जो अभी पेरिस में ओलंपिक्स हुए थे और उसमें अरशद नदीम जीता था, तो मोहित शाह साहब वहाँ मौजूद थे और बतौर ट्रांसलेटर अरशद के साथ बैठे भी थे। आपने भी फुटेज देखी होगी। तो मोहित शाह साहब का शुक्रिया के साथ मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊँगा। ब्रेक लेकर हम अभी फ़ौरन ही वापस आते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आप मोहित शाह साहब की बात सुन रहे थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इश्तहार जारी किया था जिसकी की डेडलाइन 4 मई थी, उसके हवाले से हम बात करते थे कि कोच कौन उम्मीद है आ सकता है और कौन NCA का डायरेक्टर होगा, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर होगा। उससे आगे चलते हैं। एक अफसोसनाक खबर आई आज के एक नौजवान क्रिकेटर अलीम खान उनका नाम था और बनू पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा का एक शहर है, वहाँ पर वो मैच के दौरान ही गिर गए और कार्डियक अरेस्ट के बाद उनकी डेथ हो गई। उनको दफनात, उनकी तदफीन हो चुकी है। लेकिन ये PCB चैलेंज कब चल रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इस पर इज़हार अफसोस किया है। लेकिन इस तरह के वाक़यात यकीनन दिलखराश हैं। बिल्कुल, और इस तरह के वाक़यात ही पहला वाक़या नहीं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात पहले भी कराची में, लाहौर में, दीगर जगहों पर होते रहे और नौजवान क्रिकेटर्स इस तरह की दिल का दौरा पड़ा या फिर गर्मी ज़्यादा हुई तो उस वजह से उनका इंतकाल हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जैसे आपने शायद आपने बताया था, गालिब में पढ़ा था कि हमारे पड़ोसी मुल्क में एक ऐप है BCCI की, जिसमें जितने उनके क्रिकेटर्स हैं उन सब के पास वो उनके मोबाइल में ऐप इंस्टॉल है। उस ऐप का मकसद ये है कि आपने सुबह खाना क्या खाया, आपने कितनी एक्सरसाइज की, आपका डाइट प्लान क्या है, आपकी इंजरी कौन सी है, आप किस इंजरी से रिहैब कर रहे हैं, वो आपने डेली उसमें डेटा अपडेट करना होता है और आपके मुतल्लिका क्रिकेट बोर्ड को सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है कि हमारा कौन सा खिलाड़ी किस सिचुएशन में है, किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है, किस इंजरी के हिसाब से। तो अगर PCB इस तरह का कोई मामला करे कि जो उसके मुख्तलिफ जो उसके डोमेस्टिक क्रिकेट है या फिर ग्रेड 2 है या फिर इस तरह के जो टूर्नामेंट्स है, अगर एक ऐप हो या कोई जदीद तरीका तरीका उसको बनाते हुए उन लोगों को अपने उस लूप में ले ले, ताकि पता चले कि कहीं वो किसी बीमारी से तो नहीं गुजर रहा था, कहीं उसका कोई इनिशियल कोई इशू तो नहीं था, कोई इसकी इंजरी तो नहीं थी, पहले से कोई ऐसा इशू तो नहीं था। तो हो सकता है कि इस तरह के वाक़यात होते रहते थे। लेकिन इस तरह के वाक़यात को आप अगर कोई तरीक़ाकार आजमाएंगे, कोई नया डिसिप्लिन बनाएंगे, कोई चीज़ अपनाएंगे, तो हो सकता है कि इनके वाक़यात शायद जहाँ 10 हो रहे हो वहाँ 5 हो जाए, 2 हो जाए या 3 हो जाए, तो कम कर सकते हैं हम अगर इस तरह का कोई डिसिप्लिन हम। अभी 2 साल पहले डोमेस्टिक मैच खेलते हुए UBL स्टेडियम पे आबिद अली के साथ वाक़या हुआ था, लेकिन अल्लाह ने उसकी खैर की। इस तरह पिछले 2 साल पहले मलीर का एक लड़का, वो भी मैच के दौरान ही वो कोलैप्स हुआ और गिर गया। तो ये तो वाक़यात। वैसे एक चीज़ इसके अंदर है कि ये टीम मैनेजमेंट या जो भी स्टाफ और साथ में होता है या कोलीग्स होते हैं,
इनमें भी एक ये सही कह रहे हैं कि ये एक अवेयरनेस भी सबको देनी चाहिए कि जैसे मिसाल के तौर पे आप गर्मी में खेल रहे हैं, आपकी बॉडी गर्म है और उस गर्म बॉडी के अंदर कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जो डॉक्टर्स या मेडिकली आपको बता के रखते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आपका सांस फूल रहा है, आपकी बॉडी गर्म है, तो फ़ौरन ठंडा पानी ना पियो। फ़ौरन आप ठंडा पानी पी के बैठ जाते हैं, तो अगर आप भागते हुए आ रहे हैं, आप खेल के आ रहे हैं, आपके पैर गर्म है, तो फ़ौरन पैर ठंडे पानी में ना जाए, सर पे फ़ौरन ठंडा पानी ना जाए। तो ये मेडिकल के टर्म्स के अंदर ये अक्सर ये इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि आप अगर एकदम बॉडी गर्म है, भाग के आ रहे हैं, सांस फूल रहा है, खेल के फुटबॉल खेल के क्रिकेट खेल, आपके ठंडा पानी शावर सर पे डाल लिया, ब्रेन हेमरेज का ख़तरा हो गया, पैर गीले हुए तो हार्ट पे असर आ गया, या ठंडा पानी पी लिया। आपके ज़माने में इस तरह डोमेस्टिक मैच के दौरान कुछ अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ? नहीं, अल्लाह इत्तेफाक से अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन ये चीज़ों की एहतियात ये अक्सर होती हैं जो डॉक्टर्स दे रहे और बता रहे होते हैं, जिसको हम लोग सिर्फ कोचिंग की हद तक या क्रिकेट की हद तक बात कर रहे होते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ है, इसको मेरे ख्याल से इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर ये बार बार ये चीज़ें खबरें सामने आ रही हैं तो। क्योंकि बहुत अफसोसनाक खबर है। अलीम खान के अहल खाना से हमारी पूरी टीम की जानिब से मैं इज़हार अफसोस करूँगा, इज़हार ताज़ियत करूँगा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इस तरह का वाक़या अफसोसनाक है। आपने इंडिया का जिक्र किया, तो इंडिया के हवाले से खबर मैं पढ़ रहा था आज कि मोहम्मद शामी जो उनका खिलाड़ी है, उसको धमकियाँ मिल रही हैं। ये क्या तरीका है? पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी उनको धमकियाँ मिली हैं, इससे पहले भी उनको बहुत सारे थ्रेट्स जो है वो मिलते रहे, क्योंकि एक वाहिद खिलाड़ी है जो कि अमूमन उनकी टीम का हिस्सा रहते हैं अक़लीती बरादरी से वहाँ के, तो वहाँ पर उनके पहले भी इश्यूज़ हुए और पहले भी उनके घर पे भी अटैक वाला मामला हुआ, उनको ईमेल्स आती रही, उनको थ्रेट्स होते रहे। लेकिन इस बार ये कि उन्होंने थोड़ा सा एक कदम बढ़ाया उनके भाई ने, और उन्होंने एक मुतलका जो थाना था उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर जाकर उन्होंने एक FIR भी दर्ज कराई है। और कोई राजपूत सुंदर नामी कोई शख्स है जिन्होंने 1 करोड़ का तावान मांगा है उनसे कि अगर आप वो अदा करें, नहीं करेंगे तो को जान से मारने की धमकी दी है। मेरा ख्याल है इसमें उनके क्रिकेट बोर्ड को एक्शन लेना होगा। जिस तरीके से वो आसपास के क्रिकेट बोर्ड्स के मामलात में मुदाखलत करते हैं, बजाय उसके कि वो अपने खिलाड़ी के हवाले से थोड़ा सा आगे बढ़े, और जिसने भी इस तरह की हरकत की है, ईमेल की है, कानून नाफिज करने वाले इदारों या फिर मुतलका जो पुलिस है, उसको आगे बढ़ना होगा और इस तरह के लोगों को रोकना होगा आपको। क्योंकि ये अजीब सा है, मतलब अजीब सी बात है कि अभी उन्होंने अगवा नहीं किया, तावान पहले मांग रहे हैं, अगवा कर लूँगा, अगर तावान नहीं दोगे तो मार देंगे, मारने के लिए आना तो पड़ेगा। ये किस किस्म का है, ये समझ नहीं आई। ये शामी के साथ पहले भी इस तरह के इशूज़ हुए हैं, पहले भी लोग उनको थ्रेट करते रहे, पहले भी लोग उनको इस तरीके से चीज़ें करते रहे और वो अपने क्रिकेट बोर्ड से ये बातें शेयर करते रहे और ये मामला पहले भी आते रहे। लेकिन इस बार जान से मारने की धमकी, अगवा करने की धमकी, मेरा ख्याल थोड़ा सा सीरियस इशू है और उनके बोर्ड को सामने आकर थोड़ा सा किरदार अदा करना होगा और शामी को जो है थोड़ा सा हौसला उनका बोर्ड क्या सामने आएगा। उनके सीनियर प्लेयर हैं, साबिक कप्तान हैं सुनील गावस्कर, उन पर हमने कल ही बात की, उन्होंने तो अजीब बात कर दी, एशिया कप में पाकिस्तान ना हो। एशिया कप का नहीं, वो तो कह रहे हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को ही खत्म कर देना चाहिए। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी साहब, हाँ, वो कह रहे हैं ख़त्म कर दें, उसको कोई उसका काम नहीं है। खैर मुझे लगता है वो जज्बाती उनका बयान है, किसी ने उसको बयान को सीरियस नहीं लिया। मतलब उन्होंने स्टेटमेंट दे तो दी है, लेकिन किसी ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। उन्हें लगता है कि ठीक है, आपकी क्रिकेट में बहुत सारी खिदमात है, लेकिन ये स्टेटमेंट आपका काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि जब एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो बहुत सारे लोगों की जो है वो चांदी होती है, बहुत सारा उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, बहुत सारे लोगों के मामलात उससे चलते हैं। तो बयानबाजी की हद तक ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई काबिल अमल मामला नहीं है। एशिया क्रिकेट काउंसिल भी रहेगी और मुझे तो ये लगता है कि शायद पाकिस्तान इंडिया का मैच भी जब वक्त आएगा तो होगा। फ़िलहाल खामोशी है, हर तरफ से खामोशी है, क्योंकि आसपास का जो एक माहौल बना हुआ है वो थोड़ा सा गर्म है। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं वो भी खामोश हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल भी खामोश है, क्योंकि एशिया कप के मामलों पे खामोश है। हाँ बिल्कुल, बाकी मामलात में हम भी खामोश नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, बाकी मामलात में हमारे जज्बात भी वही हैं, लेकिन मतलब हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। बतौर उनकी एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो सदारत कर रहे हैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो उस हवाले से अभी क्योंकि हर तरफ से खामोशी है और करीब है एशिया कप भी आपका और भारत उसका मेज़बान है। अब देखना ये है कि वो वेन्यू किसका इंतखाब करते हैं, श्रीलंका का करते हैं या फिर UAE का करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत जाएगा नहीं। तो मुझे लगता है जब वक्त आएगा तो स्केड्यूल भी हमारे सामने आएगा और पाकिस्तान इंडिया की टीमें जो हमें मुझे टकराती भी सामने नजर आएंगी। चलें आगे चलते हैं, हमारे पास मौज़ूआत हैं। एक तो पाकिस्तान सुपर लीग का मामला है, लेकिन इस मामले पे आप मतलब आपसे तो मैं नहीं बात इस पर करना मुनासिब समझ रहा कि आप इस मौजू पर बात करें कि इंडिया
पाकिस्तान को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो तो तय हो चुका है 2027 तक। तो अब ये तय हो चुका है कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया पाकिस्तान नहीं आता ना आए। अब तो विमेन का जो वर्ल्ड कप है उसके मैचेस है ना इस साल, तो उनका जवाब नहीं दे रहे, वो उनका जवाब नहीं दे रहे, उसमें खामोशी है, बाकी हर चीज़ें बोल रहे हैं बोले क्यों नहीं बोलते ये लोग? जो मौजू जो बात है, असल बात यह है कि विमेन टीम ने हमारी जाना है, हम तो तैयार। वो विमेन लड़कियों की मैं सुन भी रहा था बात, उन्होंने कहा हम तो कहीं भी जाके खेलने को तैयार हैं। श्रीलंका इज़ अ वेन्यू शायद जो बनेगा। तो अब वही चीज़ होने जा रही है जो चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे साथ हुआ, वो अब हम करने जा रहे हैं। मतलब हमारी लड़कियां भी जाकर एक ही जगह सेटल हो जाएंगी और मैचेस खेलेंगी, सारी टीम उनके पास आएंगी। तो इस तरह से अगर एक ही स्टेशन मिल जाए तो इससे फ़ायदा होता है टीम को। हाँ, वैसे तो बहुत फ़ायदा है कि अगर खेलने को मिल रहा है तो खेल का ताल्लुक खेल से ही रखें, खेल की हद तक ही रहें, तो दूसरी बात के इसके शामिल न करें। अगर तो एक इसमें तो स्टेशन फायदा मिल ही जाए, है। आपको एक जगह मिल जाए, जिस तरह इंडिया को दुबई मिल गया था, हाँ। तो हर टीम वहीं जाकर खेल ये ली। तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, होम ग्राउंड की तरह हो जाएगा। अच्छा, इससे फ़ायदा होता है अब क्या? बहुत होम ग्राउंड का फ़ायदा हो जाता है, आपकी हर चीज़ आप आदी हो जाती है, आपकी आंख सेट हो जाती है ज़मीन पे, आपकी एटमॉस्फेयर में जो विजिबिलिटी जिसे आप मानूस हो जाते हो, वही तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, होम ग्राउंड की तरह हो जाता है। तो पाकिस्तान की विमेन प्लेयर्स को फ़ायदा होने जा रहा है। विमेन से मुझे याद आया कि पाकिस्तान का विमेन चैलेंज कप भी कराची में होगा और सारी टीम्स वहाँ पर असेंबल हो चुकी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो उनको सहूलियात दी हैं, जो मैंने अपनी आंखों से देखी, 5 स्टार होटल है कराची का, वहाँ पर सबको रखा हुआ है, तमाम टीम तमाम कोचेस सब वहीं पर हैं। इससे पहले ये कराची के एक और होटल में थी, वहाँ पर कुछ मिसहैप भी हो गया था, और फिर उसका फाइनल जाके पिंडी में हुआ। तो ये इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? ख़वातीन का भी एक प्लान बना हुआ है। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है, और जिस तरीके से पाकिस्तान में विमेन क्रिकेट का फ़रोग हो रहा है, जिस तरीके से वो ऊपर आ रही है, और नई लड़कियां जो कि आज से अगर आप 8 साल 10 साल पीछे चले जाएँ, 15 साल पीछे चले जाएँ, तो जो फैमिलीज़ थी, बेशतर फैमिलीज़ इजाज़त नहीं देती थी। आज हम देखते हैं, आप भी स्टेडियम जाते हैं, हम भी जाते हैं, शौकत भाई भी जाते हैं, कितनी बड़ी तादाद में वालिदैन वहाँ बैठे होते हैं, बाहर अपनी बच्चियों को लेकर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब क्रिकेट में बच्चियों का भी मुस्तकबिल है, ये भी पाकिस्तान को उसी तरीके से सर्व कर सकती है जिस तरीके से मेंस क्रिकेट में हो रहा है। तो एक अच्छी बात है, उनको सहूलियात मिल रही हैं, उनका टीए बढ़ाया है, उनकी टीडीज़ बढ़ाई हैं, उनके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स वाले मामला हैं वो बेहतर किए हैं, उनको जो ट्रैवलिंग है वो अच्छी उनकी कर दी है। तो हर लिहाज से उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सपोर्ट कर रहा है, और अच्छी बात है कि उसमें बहुत सारी नौजवान लड़कियां हमें, और एक अच्छा जो आपको याद होगा 2-3 साल पहले हम ये बात करते हैं, लड़कियों का जो पूल है वो कम है, बहुत लिमिटेड लड़कियां आती हैं, वही लड़कियां अगर परफॉर्म कर रही हैं तो भी टीम का हिस्सा है, नहीं कर रही तो भी टीम का हिस्सा है। लेकिन अब हमें बहुत सारी नई लड़कियां सामने आ रही हैं, और जब ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा है तो उम्मीद है हमें मज़ीद इसमें एटलीस्ट जो 5-6 नाम ऐसे मिलेंगे जो कि आगे जाकर पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर होंगे और परफॉर्म कर सकेंगे। और तमाम ही स्टार प्लेयर्स को इन टीम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 2000 रुपये डेली अलाउंस मिल रहा है पाकिस्तान की ख़वातीन खिलाड़ियों को, और अच्छी खासी मैच फीस भी मिल रही है। और जो मैंने कहा कि उनका जो रिहाइश है वो बहुत अच्छी है, और उसके अलावा उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी सब आंखों देखी बात मैं बता रहा हूँ। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम का जो हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वहाँ ट्रेनिंग करती हैं, हर चीज़ शेड्यूल के मुताबिक है। सिक्योरिटी भी उनके आगे पीछे बस वो भी चलती है, पुलिस की वैन भी चलती है। बिल्कुल ऐसा ही। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत चीज़ों को बेहतर कर रहा है विमेन क्रिकेट के लिहाज से, और चीज़ें दिन ब दिन बेहतर हो रही है। कुछ अर्सा पहले हमें लगता था कि हाँ यार, एक मेंस क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फोकियत है, या फिर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर खर्च आज भी होता है, और विमेंस क्रिकेट में उस तरीके से नहीं हो रहा, लेकिन अब चीज़ें बहुत बेहतर है। उनकी रिहाइश सबसे अच्छी चीज़ थी, वो बहुत अच्छी हो रही है, उनकी ट्रैवलिंग बहुत अच्छी हो रही है। और देखिए, जब आप अच्छी आपकी नींद होगी, अच्छा आपकी रिहाइश होगी, अच्छी आपकी डाइट होगी, अच्छे तरीके से आपको ट्रैवलिंग करा के आपकी जब ट्रेनिंग होगी, तो फिर आपकी मैच परफॉर्मेंस पर उसका असर आएगा। बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर आती हैं। तो वो सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बेहतर की हैं। अब लड़कियों को आगे बढ़कर थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक और काम जो सामने आने वाला है, अभी तक ज़राए से खबरें आई हैं, जो मैंने प्रोग्राम में जिक्र भी किया, कि एक प्लान बन रहा है एक सिलेबस होगा पूरा, अंडर 13 से लेके 19 तक सिलेबस एक ही होगा, उनका हेड एक ही आने वाला है। जो उम्मीद है, सुन नाम तो एक आकिब जावेद साहब का चल रहा है, आकिब जावेद साहब आए कोई भी आए, एक हेड है, उसके नीचे तमाम कोचेज उन्होंने सेट कर दिए। और सिलेबस एक होने से कितना फ़ायदा होता है? ये होगा कम से कम जो बेसिक चीज़ बुनियादी चीज़ें हैं ऊपर जाने के लिए, जब ऊपर पहुंचने के बाद वो फ्लॉज नज़र आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो फिर वहीं शिकायत होती है कि यार इनको पीछे से किसी ने कुछ बताया नहीं था, फिर जिसको देखो यही कंप्लेन कर रहा होता है।
उस सिलेबस से ये फ़ायदा होगा बनने से कि ये नहीं कह सकेगा कोई कि इनको नीचे से कुछ बताया नहीं और ये मुँह उठा के यहाँ तक आ गए। पहले के ज़माने में तो जब ये चीज़ें नहीं होती थी तो क्या होता था, जो सीनियर प्लेयर्स साथ में होते थे वो बहुत हेल्प करते थे। तो यहाँ मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि टीम कल्चर जो है वो होना बड़ा सपोर्ट करता है। तो अगर ये इस तरह से ये करेंगे तो उससे क्या होगा, एक टीम कल्चर जो है वो पहले से बनना शुरू हो जाएगा। वो उस सिस्टम को लेके चलने वाले लोग होंगे, तो वो जो कल्चर बन जाता है एक टीम को चलने का, चलाने का, कि प्लेयर एक दूसरे की हेल्प जिसमें करने लगते हैं, तो उससे फ़ायदा ही होता है। और एक और चीज़ मैंने उसमें सुनी है कि एजुकेशन का भी कुछ सिलसिला रखा जाएगा यंग बच्चों के। देखिए, अगर ये रखा जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे आपने बताया कि पूरा एक सिलेबस कर रहे हैं, पूरा एक 13, 16, 19 के सारे बच्चों को वहाँ पर रखा जाएगा। सुनने में और कहने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल ये कि क्या पाकिस्तान में इससे पहले इस तरह के जितने भी प्लान्स बनाए गए हैं क्या उनके ऊपर अमल दरामद हुआ है? क्योंकि होता ये है कि एक चेयरमैन वो आते हैं, शुरू करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं। आने वाला चेयरमैन सबसे पहला काम ये करता है कि पिछला वाला जितना भी काम शुरू हुआ है उसको वहीं कट करता है, कि नया सिलसिला शुरू कर देता है। जब वो साल, 1.5 साल, 2 साल रहता है, अमूमन 3 साल ही पूरा नहीं करता। नया चेयरमैन आता है, वो पिछले मामला ख़त्म करता है। तो अगर तो ये शुरू कर रहे हैं तो कुछ ऐसा हो जाए, इसको अगर आइन का हिस्सा बना देंगे, नया आने वाला चेयरमैन है वो उसको कट ना कर सके, उसको यहाँ से उसको हटा ना सके। क्योंकि हमने देखा है माजी में बहुत अच्छे प्लान्स आए, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को शुरू किया गया, लेकिन वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से ऊपर चीज़ें चली नहीं है। तो अगर तो आकिब जावेद जी पूरा प्लान कर रहे हैं, वहाब रियाज के साथ मिलकर लोगों से रब्ते भी कर रहे हैं, जैसे आपने बताया था, और बातचीत हो रही है, इसको शुरू करने जा रहे हैं, शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें, और इसको फिर एटलीस्ट इसको 5-6 साल, 10 साल तक रखें। अंडर 13 का बच्चा 10 साल में 23 साल का होगा ना, तो उसको तो एक सिस्टम मिले। अगर वो 6-8 साल, 10 साल इस सिस्टम में गुजारता है तो आप अंदाज़ा लगाए ना कितना वो टेक्निकली स्ट्रांग हो जाएगा, मेंटली कितना वो बेहतर हो जाएगा, वो तमाम तर वो चीज़ें सीख जाएगा जो कि उसे एक नेशनल टीम में आकर पता चलता है यार क्या माहौल है, वो सारा वो माहौल उस जगह पर रहकर सीख जाएगा। और जब वो इंटरनेशनल सतह पर जाएगा, जब वहाँ पर वो परफॉर्म करने जाएगा, तो उसे कुछ ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस उसे सिर्फ मैच की सिचुएशन को जज करना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलना है, या जो प्लान दिया गया उसके मुताबिक खेलना है। मेंटली, फिजिकली वो इतना स्ट्रांग होगा कि उसे ज़्यादा कुछ बताने का। एहसान ने जो बात की कंसिस्टेंसी की, वही पाकिस्तान क्रिकेट में लैग करता है। दुनिया के कामयाब क्रिकेट बोर्ड अगर आप देखें ना, वहाँ सरबराहान आते जाते रहते हैं, सियासी तकरूरियाँ भी वहाँ पर होती हैं, लेकिन वो जो उनका सिस्टम है, जो डोमेस्टिक की टीम्स हैं, जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है, उसको हाथ नहीं लगाते वो। तो ये कंसिस्टेंसी इज़ द की इन एनी एस्पेक्ट। आप नाम लें, यू कैन नेम इट। अब बात कर रहे थे PSL का, आज तो मुकाबला कोई नहीं है, कल मैच होगा। कोयटा ग्लैडिएटर खेल रही है कल। किससे मैच है? इस्लामाबाद यूनाइटेड से मैच है, और इस्लामाबाद की 2 मैच अभी बचे हैं और 10 पॉइंट्स हैं, तो एक मैच तो उनको लाजमी जो है वो जीतना है। और कोयटा ग्लैडिएटर्स ऑलरेडी जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है। कराची के भी 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन 2 मैच इनकी भी बाकी हैं। लाहौर के पास मामला डावाडोल है, क्योंकि अगर नीचे पेशावर ज़ल्मी के पास भी 2 मैचेस हैं। अगर पेशावर जो है वो 2 मैचेस जीत जाता है तो इशू बन जाएगा लाहौर के लिए, लेकिन लाहौर को हर हाल में अपना मैच जीतना होगा। जो मैच उनका बारिश की वजह से एक पॉइंट आया था, अब वो उनके सर के ऊपर जो है ना वो है, उनके लिए इशू बन सकती है, क्योंकि 9 पॉइंट्स हैं उनके पास। और कोयटा ग्लैडिएटर्स का फ़ायदा हुआ उसको, वो 11 पॉइंट्स तक ऊपर क्वालिफाई कर गए हैं। मुल्तान ऑलरेडी बाहर है, उसका कोई फ़ायदा नहीं अगले में। हाँ, जो मुखालिफ टीम उसके खिलाफ खेलेगी वो ये सोच कर जाएगी कि चलो जिस तरीके से पेशावर ज़ल्मी वाला मामला हुआ वैसा हमारे साथ भी हो जाए। लेकिन यहाँ पर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर 4 टीमें इन्हें, अब इसमें से एक टीम बाहर होगी, तो एक अच्छी दिलचस्प सूरत हाल बन गई है। और पाकिस्तान सुपर लीग की यही खासियत है कि लास्ट मोमेंट तक जाते हैं, मैचेस भी जाते हैं, और जो आपका पॉइंट्स टेबल होता है ये भी इस तरीके से बड़ा खूबसूरत है। और यही इसकी बड़ी खूबसूरती है कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस बहुत अच्छे होते हैं, बड़े टफ मुकाबले होते हैं। और आप देखें बिल्कुल आखिरी मैचेस हैं और अभी तक कंफर्म नहीं है कि कौन सी टीम ऊपर जाएगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स। चलें, आप भी देख तो रहे होंगे थोड़े बहुत मैचेस। आप T20 के इतने मुझे फ़ैन लगते नहीं हैं। T20 के फ़ैन हैं आप? नहीं, T20 का आपका बेहतरीन खिलाड़ी कौन है? आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है T20 में, बताइए। मैं T20 को इतना वो करता हूँ सुबह एंटरटेनमेंट की, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं समझता, इसलिए कि ये एक इतनी शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट है कि इससे ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वाकई ये प्लेयर जो है वो हरफन मौला है कि मतलब नहीं। आप माइकल होल्डिंग की फ़िलॉसफी को यकीन रखते हैं? वो उनसे मेरी अक्सर बात होती है, वो कहते हैं T20 को मैं क्रिकेट नहीं मानता, लेकिन पहले कमेंट्री नहीं करते T20 में।
पहले ज़माने में एक फाइटर जेट बनते थे, उनको कहते थे सिंगल रोल एयरक्राफ्ट, बॉम्बर अलग बनते थे। अब बड़े महंगे महंगे जहाज़ बनने लगे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट जो कहलाते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर बनता है पानी के अंदर। तो अब उसका ज़माना है कि अब हर चीज़ के हिसाब से हम सिर्फ एक PSL और 20 ओवर की क्रिकेट को लेते हैं, उसी से सिलेक्शन करते हैं, उसी पे डिस्कस करते हैं। तो इसलिए मैं उसका फेवरेट मेरे हिसाब से कोई समझता ही नहीं, न मैं उसे अहमियत देता हूँ। आज आपकी लग गई, एक शॉट लग गई तो ठीक है, लेकिन हर टाइप से हर तरह से खेलना आना, सिचुएशन से आपको खेलना आना जो है ना, वो सब कुछ भी सीखना ज़रूरी है। इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि देखिए अभी अली रज़ा ने परफॉर्म किया, उबैद ने परफॉर्म किया, दानियाल ने परफॉर्म किया, शाहिद ने बड़ा कल अच्छी बॉलिंग की है, इसके अलावा और यंगस्टर्स हैं, ज़ीशान ने परफॉर्म कर रहे हैं। तो लोग ये कह रहे हैं यार इनको ले आओ। मेरा ख्याल है ये ज़्यादती होती है, इस खिलाड़ी के साथ भी ज़्यादती होती है कि आप उसे बगैर फर्स्ट क्लास में लिस्ट के मैचेस खेले हुए आप उसको ले आते हैं। और बेशतर जगहों पर हमने लड़कों को लेकर भी आए हैं, फिर होता ये है कि वो इंटरनेशनल मैचेस में आते हैं, वहाँ वो परफॉर्म नहीं कर पाते और फिर वो ऐसे गायब होते हैं कि उसके बाद वो नज़र ही नहीं आते। तो PSL से जो हमारी एक अच्छी चीज़ है कि इंटरटेनमेंट आ रही है, बहुत अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है, फैंस इससे इंटरटेन हो रहे हैं, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। लेकिन अगर हम उसके नुकसानात की तरफ जाएं तो ये सबसे बड़ा नुकसान है कि आप सिलेक्शन यहाँ से कर रहे हैं। सिलेक्शन PSL नहीं होनी चाहिए, आपकी सिलेक्शन जो है वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट होनी चाहिए, आपकी फ़र्स्ट क्लास होनी चाहिए। वहाँ से जो लड़का आएगा वो मेंटली बड़ा फिट होगा, वो फिज़िकली बड़ा फिट होगा, उसके बाद अच्छा खासा तजर्बा होगा, सिचुएशन को समझने का उसके पास तजर्बा होगा। तो वो लड़का जो आएगा वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यहाँ से जो लड़का आएगा उसके ऊपर प्रेशर होगा, यहाँ से जो लड़का आएगा उस पर प्रेशर होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले तो जारी हैं, आज कोई मुकाबला नहीं है। अब पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन क्या है वो चलते आपको दिखाते हैं। पॉइंट्स टेबल पर ये टीम मौजूद है। कोयटा ग्लेडिएटर 8 मैचेस खेलने के बाद 11 पॉइंट के साथ सरफहरिस्त है। उसके बाद 10-10 पॉइंट के साथ इस्लामाबाद और कराची हैं। उसके बाद 9 पॉइंट्स हैं लाहौर कलंदर्स के। पेशावर ज़ल्मी ने 8 और मुल्तान सुल्तान ने 2 पॉइंट बनाए, एक ही मुकाबला जीत पाए हैं। तो अब चंद मुकाबले रह गए हैं, कुछ टीम 2 मैचेस खेलना है अभी और 2 टीम हैं जिनका एक मुकाबला बाकी है, जिसमें पेशावर जिसमें लाहौर है और मुल्तान सुल्तान है। तो ये है पॉइंट्स टेबल, आप इंजॉय कीजिए PSL के मुकाबले। मेरे मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एहसान भाई आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाई आपका शुक्रिया, आपका देखने का शुक्रिया। हमें आरा से अपनी ज़रूर आगाह कीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में और अपना ख्याल रखिए। कल फिर आपसे कोशिश करेंगे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए चाहेंगे हम इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।